नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। सुबह 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से आदित्य L1 सूर्य की ओर रवाना कर दिया गया। अंतरिक्ष यान को अपनी तय मंजिल तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 को पृथ्वी सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। मिशन चंद्रयान की अपार सफलता के बाद इसरो ने सूरज की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसरो अब सूर्य को लेकर मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मिशन आदित्य L1 को लॉन्च उसने कर दिया है। इसरो का यह मिशन सूरज से निकलने वाली किरणों की जांच करेगा। आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड्स सूरज से निकलने वाले विभिन्न किरणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूरज की बाहरी सतह यानी कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। साथ ही सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा। इन रिसर्च से कितना फायदा होगा, कितना कठिन है ये मिशन और इससे जुड़े आप लोगों की जिज्ञासा भरे सवालों को हम जानेंगे हमारे इस खास पेशकश हिंदुस्तान की शान आदित्य L1 में। और इसी खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीयू भोपाल की प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिन्हा जी। पूनम जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी, सीनियर साइंटिस्ट है। सिद्धार्थ जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ही है प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, चंद्रयान की सफलता के बाद चंद्रयान 3 जिस तरह से हमारा आज भी चंद्रमा में काम कर रहा है, रोवर और लैंडर दोनों काम कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें आ रही है और देखकर एक भारतीय होने के नाते बड़ा प्राउड फील होता है। अब आज हमने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। यह पहला हमारा सोलर मिशन है। कितना ये कठिन मिशन है? क्या बहुत आसान है? क्योंकि इसको हमको लैंड नहीं करना है कहीं पर, हमको सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर हमें L1 पॉइंट तक जाना है। ये बहुत सीधा सा मिशन है या फिर यहां पर भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है? पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस विषय में आपने मेरे विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। जहाँ तक लॉन्चिंग का सवाल है, जो हम PSLV से सैटेलाइट पर जो लॉन्च करते हैं, उसमें तो हमारी क्या बताएं, इतनी सक्सेस रेट है कि इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। और जो L1 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5, 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल रहते हैं। इस समय हम L1 पे जाएंगे। अच्छा, चंद्रयान से इसकी तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। चंद्रयान का मिशन ही डिफरेंट था और चंद्रयान के बारे में विस्तृत चर्चा हर जगह आ चुकी है। बिल्कुल। और इसका जो आदित्य L1 की बात कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस ये है कि वी वांट टू स्टडी अबाउट द सोलर एनवायरनमेंट, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब सन के एनर्जी, इसकी जो दूरी, जो मुझे जानकारी आज सुबह प्राप्त हुई है, वो लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाके हम उस पर इसको स्थापित करेंगे जी। उसके बाद में जो स्टडी की जाएंगी वो सोलर एनवायरनमेंट की जाएंगी कि सोलर एनवायरनमेंट से उसके अंदर जब हम उसके आसपास हम जाएंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। अब इस धरती पे जो एनर्जी हमको जो मिल रही है वो सन के द्वारा मिल रही है। मिशन चंद्रयान में भी जो सोलर पैनल्स लगाए हैं, दे आर गोइंग टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द सोलर पैनल्स आल्सो। सो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ के ऊपर हम बात करते हैं, अर्थ पे हमको एनर्जी बहुत तरह से मिलती है। वी यूज फॉसिल्स आल्सो फॉर क्रिएशन ऑफ एनर्जी। वी आर आल्सो यूजिंग एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक एरिया फॉर द एनर्जी सिस्टम। वी आर वर्किंग फॉर दैट। मगर ये जो सोलर है, सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी स्टडी के लिए हमने एक कदम आगे बढ़े हैं। और जब हम L1 पहुंचेंगे उसके बाद भी हम इसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलेगी सोलर एनवायरनमेंट की।
ये मेरा इस समय ये सोचना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और भारतीय वैज्ञानिक यही चाहते हैं कि जो एक छुपे राज हैं या फिर जो सूर्य की किरणें को लेकर क्या प्रभाव पड़ता है और जो तमाम बहुत सारे सवाल हैं और जो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से पॉइंट बनाए होंगे कि हमें ये जानकारी जुटाना, हम उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी हमको मिलेंगी और इससे हम सिर्फ भारत ही नहीं, हम एक पूरे दुनिया के लिए जो एक उसमें एक मदद होनी चाहिए हमारे मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने की, उस पर हम बेहतर काम करेंगे। पूनम सिन्हा जी, क्या कुछ हर्डल्स भी हैं? क्योंकि अभी हम लॉन्च सक्सेसफुली हम कर चुके हैं। क्या L1 पॉइंट तक जाने में कुछ हर्डल्स भी हैं या फिर बहुत स्मूथ चले जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी? और जिस हम चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरह से चिंतित थे कि वहां पर कैसे पहुंचेगा, लैंड करेगा, लैंड के बाद कैसे वहां से रोवर बाहर निकलेगा, बहुत सारी चिंता थी। वो चिंता से हम मुक्त हो चुके हैं और बहुत बेहतर काम कर रहा है हमारा रोवर और लैंडर। लेकिन अगर बात करें इस सोलर मिशन के, जो पहला हमारा सोलर मिशन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। L1 पॉइंट तक बहुत आसानी से चले जाएगा, कोई हर्डल्स नहीं होंगे बीच में। हाँ, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई भी हर्डल्स होंगे। हम्म, चंद्र ग्रहण के जब मून के लिए जब बात हुई थी हमारी मून मिशन के लिए, तो क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था समय पर, इसलिए मन में थोड़ी घबराहट भी थी और अविश्वास था। लेकिन इस बार हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी स्टडी, जो पहले भी नासा ने स्टडी दी है, जी। उसको पूरी स्टडी करके ही किया है। और हमारे स्वदेशी रॉकेट्स PSLV XLS जी। 57 के थ्रू जो भेजा गया है, वो उसकी वजह से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारा अभियान सफलतापूर्वक पहुंचेगा और ये L1 लैग्रेंज पॉइंट पर सेट हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो आपने कहा कोई हर्डल्स नहीं है और बहुत स्मूथली हम जिस कोई पॉइंट तक hurdles हमको नहीं है, जाना है वहां तक हम क्योंकि पहुंचे। साइंटिस्ट ने अच्छी स्टडी करके ही और वेदों का और पुरानी जो भी नासा की स्टडी है, उनको स्टडी करके ही कार्य किया है। ठीक है, सत्या तिवारी जी, जैसे ही L1 पॉइंट में हमारा ये स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा, आदित्य L1 पहुंचेगा, उसके बाद सबसे पहले वो क्या कार्य करेगा, वहां पर जाकर क्या करेगा? क्योंकि हम चंद्रयान 3 से मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमारे जहन में चीजें क्लियर थी। वहां से लैंड करेगा, फिर 4-5 घंटे के बाद वहां से धूल कम हो जाएगी, उसके बाद हमारा रोवर बाहर निकलेगा। अगर इस आदित्य L1 की बात करें, जैसे उस पॉइंट में पहुंचेगा तो वहां जाकर क्या उसके प्रोसेस होंगी, क्या प्रतिक्रिया होंगी, और सबसे पहले जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां जाकर ये अपना बिहेवियर करेगा, क्या किस तरह से काम करेगा उस पॉइंट में पहुंचकर, सबसे पहली प्रतिक्रिया? ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में या स्पेस में 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो ये लैग्रेंजेस पॉइंट रहते हैं। जब दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, जहां पर जीरो हो जाए, उन पॉइंट्स को हम लैग्रेंजेस पॉइंट बोलते हैं। तो एक ग्रेविटेशनल पुल है हमारी सन की, सूर्य की, और एक ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की, पृथ्वी की। तो जिन दो पॉइंट्स पे ये दोनों जीरो हो जाती है, नलीफाई हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल करने की मतलब जीरो पे आ जाती हैं, तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम लैग्रेंजेस पॉइंट। तो पहली प्राथमिकता ये है कि हम लैग्रेंजेस पॉइंट पे स्टेब्लिश हो जाएं, और जैसे ही लैग्रेंजेस पॉइंट पे स्टेब्लिश हो जाते हैं तो आदित्य मिशन के साथ 7 पेलोड्स गए हुए हैं। 7 पेलोड्स मतलब 7 एक्सपेरिमेंट हमने भेजे हुए हैं, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जैसे 2 एक्सपेरिमेंट है हमारे, अल्ट्रावायलेट किरणों को एनालिसिस करेंगे, एक विजिबल किरणों को एनालिसिस करेंगे, एक लोअर एनर्जी एक्सरेज को एनालिसिस करेंगे, एक हायर एनर्जी एक्सरेज को करेंगे, एक प्लाज्मॉन्स को करेंगे, और एक रहता है आयनिक विंड पार्टिकल। जब सूर्य पे हर प्रति 11 वर्ष में सूर्य पर सौर तूफान आते हैं, ये आपने सुना होगा। तो इन तूफानों के कारण एक आयन की विंड पार्टिकल्स आती है और जो सूर्य से बाहर एटमॉस्फेयर स्पेस में बाहर चारों तरफ निकलती है। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आती हैं। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसे रोकती है हमें। तो इनकी एनालिसिस के लिए जो 7 पेलोड्स हैं, ये डिफरेंट पेलोड्स हैं। ये पेलोड्स ओपन हो जाएंगे और ये पेलोड्स सूर्य से निकलने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा जो 7 पेलोड से वो काम करेंगे और जो हम एक अध्ययन करेंगे इन चीजों को लेकर, उसका असर क्या पड़ेगा, मैं इसको लेकर भी जान लेता हूं। सिद्धार्थ सोनी जी, अक्सर जब भी हम सूर्य किरणों को लेकर बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणों की बात आती है और ओजोन लेयर की बात आती है, और ये भी कहा जाता है कि ओजोन लेयर में कुछ गड्ढे हो गए जिसकी वजह से डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे धरती में पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं धरती गर्म भी हो रही है और उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो क्या इस रिसर्च से जो सबसे बड़ी चिंता है हमारे, जो ओजोन लेयर में कुछ बहुत सारे कहते हैं बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, डायरेक्ट सीधे यूवी किरणें हमारी जमीन पर आती है, क्या इस अध्ययन से कुछ फायदा मिल पाएगा? उस ओजोन लेयर का हम कैसे जो गड्ढे हो गए या बड़े बड़े उसमें पैचेस आ गए उसको भर सकते हैं, या उस हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की
जो हमें नुकसान होता है हमारे इंसानों पर या धरती पर, उसको हम थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या इसको लेकर कुछ रिलेट कर सकते हैं हम, ये जो हमने रिसर्च भेजी है, हमने जो सोलर हम मिशन कर रहे हैं? अभी कुछ कमेंट करना इतना उचित नहीं रहेगा, समझना पड़ेगा इसके बारे में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, जिसमें कि विजिबल बैंड भी होता है 400 नैनोमीटर टू 800, अल्ट्रा वायलेट आता है, उसके बाद माइक्रोवेव में जाता है, माइक्रोवेव एनर्जी, जिसमें कि हम ऑल सैटेलाइट टीवी प्रोग्राम्स और हम मोबाइल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। सो बेसिकली जैसा इन्होंने कहा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, देन इस तरह जाते हैं तो इंफ्रारेड भी आ जाता है। सो बेसिकली इट इज अ सोलर सिस्टम, इट इज अ सोलर एनर्जी, कंप्लीट उसकी स्टडी है। हाँ, अर्थ के ऊपर से जितना हम एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हो रहा है कि ओजोन लेयर में पंचरिंग के बारे में बोला गया है। तो इसकी स्टडी एनालिसिस में ये जो इनपुट आएगा हमारे पास में विद द मिशन आदित्य, वो इंफॉर्मेशन उसको हम यूज करके लिविंग ऑन द अर्थ पे हमारा जीवन जो है वो स्मूथ हो, उसके बारे में जरूर स्टडी की जाएगी। और दूसरा ये है कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ interconnection of the various satellites. Reason being, in the space, India has launched many satellites, remote sensing satellites, communication satellites. Even NASA has sent, even every country, China is sending, and there is so many satellites, and satellites have got their own span. Some satellite work of 15 days, some have life out of 6 months, and after that, all the satellites become junk. And because there is a what you call, every payload has got its own life, हर पेलोड की अपनी एक लाइफ होती है, और उसको रेजुविनेट करने के लिए हमको सोलर एनर्जी की यूज कर सकते हैं। So there will be, when further satellites on Aditya 1, 2, 3, 4, 5, there may be a possibility of linking the payloads of previous satellites with these solar panels, so that the old satellites get further life and they start giving the input on the surface of the earth. जैसे मिशन चंद्रयान की भी एक लाइफ है, मिशन चंद्रयान की भी लाइफ है, तो उसको यदि ठीक है, लेकिन मिशन चंद्रयान की लाइफ की ऐसी बात की जा रही, क्योंकि 14 दिन के बाद वहां पर अंधेरा हो जाएगा, तो जो हमारा रोवर है, लैंडर, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से आदित्य L1 को पूरी सोलर एनर्जी मिलेगी, तो इसकी लाइफ कितनी होगी? क्या ये बहुत लंबा चलेगा, या इसकी भी कोई लाइफ है? क्योंकि सोलर एनर्जी तो इसको लगातार मिलती रहेगी, कोई बीच में हर्डल्स नहीं है। हाँ, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि अभी हम कमेंट मैं नहीं कर सकता इसके बारे में, क्योंकि मेरे भी, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी खासी रह सकती है। देखिए, अनुमान लगाने में क्या नुकसान है, होप फॉर द बेस्ट, तो हमें कोई तकलीफ थोड़ी है। मगर कई चीजें क्या होती हैं, कई चीजें दे डजंट कम इन द पब्लिक डोमेन, देयर आर सर्टेन थिंग्स दे कीप इट, it is a natural thing, you can't come everything on the public domain. So there are some restrictions, are there some even the ISRO scientists will be what you call thinking twice before making any comment. तो मैं तो बहुत छोटा साइंटिस्ट हूँ जो भी हूँ, तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है। हम इस बारे कह सकते हैं कि मिशन ये आदित्य L1 पे जाके रहेगा, ये इनपुट देगा, इंफॉर्मेशन आएगी, और देन फर्दर विल गो विद L2, L3, जैसे मिशन चंद्रयान का भी है, ये खत्म होगा तो नया चंद्रयान जा सकता है। वी आर टू वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड नेचुरली हमारे साइंटिस्ट कमेंडेबल है हमारे लिए, कि वी आर स्पेंडिंग सो मच मिलियंस ऑफ रुपीज इन गेटिंग इनपुट। सो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और हम बधाई भी देना चाहेंगे इसरो के साइंटिस्ट को कि ये कितना बड़ा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सारे भारतवासी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर ही एक हमारा दूसरा मिशन शुरू हो गया है। हम पहले चांद तक पहुंचे, चांद में हमने लैंड किया, और अब हम सूरज की ओर अग्रसर हो चुके हैं। लेकिन पूरा चीज और ऐड कर दूं कि मिशन मार्स भी लाइन पर ही है हमारा। जी, बिल्कुल, मिशन मार्स भी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की अगर अंतरिक्ष ताकत को देखें, लगातार बढ़ती जा रही। ठीक है सिद्धार्थ, देखिए, ये जो स्पेस प्रोग्राम होता है ना, स्पेस प्रोग्राम आज से कम 25 साल आगे का प्रोग्राम बनता है सब, कि आज हम 2023 में कर रहे हैं, 24 में करेंगे, तो इट इज नॉट अ वन डे डिसीजन, वी हैव टू प्लान इट आउट, ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन अभी क्या प्रभाव पड़ेगा और फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। पूनम जी, इस मिशन में बात करें, आदित्य L1 मिशन के साथ ही L1 लगा हुआ है, लैग्रेंज पॉइंट है। आखिर लैग्रेंज पॉइंट ही क्यों? क्या इसके अलावा कुछ और दूसरे पॉइंट में जा सकते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आम दर्शक इसको जरूर समझना चाहेंगे थोड़े बेहतर तरीके से, पूनम जी, कि आखिर L1 पॉइंट में ही जाकर हमारा ये अध्ययन क्यों हो रहा है, इसकी क्या खास वजह है?
की जो पूर्व स्टडी की गई है और उसका अनुमान लगा के स्टडी करके करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट सर्च किया गया है कि जिस जगह पर पृथ्वी का और सूरज का जो भी आकर्षण एंड प्रतिकर्षण जो एक इफेक्ट होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बैलेंस होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी चीज ना तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर निकल जाएगी और सूरज के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर निकल जाएगी, कहीं की ओर नहीं खिंचेगी, एंड इट विल बी एस्टेब्लिश्ड, वहाँ पे वो लॉन्च करेगी। और ये करीब 5 साल तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वहाँ पे रह सकता है। और इसमें क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो इसमें जो ईंधन दिया लगा के भेजा गया है इसरो से, तो वो भी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होगा, और क्योंकि उसको एनर्जी तो मिलती ही रहेगी सूरज की किरणों से, और इसकी वजह से L1 पॉइंट को ही पॉइंट आउट किया गया जहाँ पे बैलेंस हो। एक्चुअली स्पेस में हमारा जो स्पेस क्राफ्ट गया है वो वहाँ पे बैलेंस हो जाए और आराम से वहाँ पे 5-6 साल आने वाली जो भी सूरज की किरणें हैं उनका रहस्य जाने, उनका इम्पैक्ट जाने। और हम पृथ्वीवासियों ने तो सूरज का पूरा इस्तेमाल किया है, हम लोग सांस भी लेते हैं तो शायद सूरज चाहिए, रात में तो हम लोग सो ही जाते हैं, पूजे भी जाते हैं, सूर्य देव तो पूजे भी जाते हैं, सूर्य पूजे भी जाते हैं, हमारी एनर्जी का सोर्स है, हमारी पृथ्वी का सोर्स है, पेड़ पौधों को भी उन्हीं की जरूरत है, उसी की वजह से दुनिया बनी हुई है, टिकी हुई है, और सभी ग्रह पर सूर्य का इफेक्ट है। तो इसकी जितनी ज्यादा स्टडी हो उतना ही इनका इस्तेमाल मानव जीवन के लिए किया जा सके। और हमारे सभी पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की यही कोशिश है कि जितना से जितना ज्यादा एनर्जी के बारे में मालूम चले। अभी थोड़ी एनर्जी हम लोगों को मालूम थी तो हम लोग सोलर एनर्जी, सोलर कुकर इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अगर इनकी जितनी ज्यादा बारीकियां मालूम पड़ेंगी, जितनी ज्यादा रहस्य मालूम चलेंगे, इनके आयोनाइज्ड प्लाज्मा के बारे में मालूम चलेंगे, जो कि मेडिटेशन में, मेडिसिन में और लाइफ, मानव की लाइफ के लिए, सभी के लिए यूजफुल हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेंगी, गैसेस के बारे में मालूम चलेगी कि किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही सही चुना गया है और मुझे लगता है कि ये सफल रहेगा। ठीक है, लेकिन आप जो अनुमान लगा रहे हैं कि जो हमारे आदित्य L1 की लाइफ कम से कम 5 साल रहेगी, आप ये अनुमान लगा रहे हैं आप, ठीक है। सत्या तिवारी जी, ये वैज्ञानिकों ने इतना करीब अनुमान लगा के भेजा है। ठीक है, ठीक है। सत्या तिवारी जी, आपको भी लगता है कि जो आदित्य L1 की लाइफ है तकरीबन 5 साल के आसपास रहेगी? और दूसरा ये, अगर अभी हम देखें कि सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ समय बाद पेट्रोल डीजल की खपत उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर जा रहा है, और दूसरा जो बड़ा हमारा सोर्स है वो सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है। ये हमारा सोलर एनर्जी एक तरह से ईंधन है ये, तो ईंधन के बारे में हम जितना जानेंगे, इस एनर्जी के बारे में जितना जानेंगे, तो उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं या हम अपने दूसरे हम जंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इन चीजों को लेकर भविष्य में हम एक बड़े जो हमारी एनर्जी है उसको लेकर हम जितना जानेंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा और उसको हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी में प्रयोग कर सकते हैं? सूर्य से 15 पेटावाट एनर्जी इमिट होती है। हाँ, और पृथ्वी पर 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर एनर्जी रिसीव होती है जी। इस एनर्जी में से हम 30% एनर्जी हार्नेस करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, और 70% एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो जो 30% है, ये भी एग्रीकल्चर और डेली जो लिविंग प्रोसेस है उनमें खर्च हो जाती है जी। अब इस एनर्जी हार्नेसिंग को अगर हमें बढ़ाना है तो इस एनर्जी को सोलर एनर्जी के फॉर्म में या रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में हमें इस्तेमाल करना, बढ़ाना होगा। ये है। तो इसी को लेकर जो हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसको तहत हमने मिशन भेजा है, क्या ये अध्ययन हमारा इसमें मदद करेगा कि कैसे हम सोलर एनर्जी को और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? और कोई भी मिशन भेजे जाते हैं तो माइंड में यही रख के भेजे जाते हैं कि इनके मतलब कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और कैसे इन्हें बढ़ाया जाए। तो जो सोलर एनर्जी आ रही है, तो अभी आपने जो सोलर पैनल्स आते हैं, जैसे सोलर पैनल का अगर हम एग्जांपल लें, तो जो मोस्टली सोलर पैनल्स हैं वो विजिबल रीजन पे काम करते हैं। हमें चाहिए कि जो सोलर पैनल हमारे यूवी रीजन में भी काम करे या इंफ्रारेड रीजन में भी काम करें। तो मटेरियल्स की डिजाइन हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर सके। अब कई बार आप सुनते हो कि हर 11 साल में सौर तूफान आ चुके हैं, तो जब सौर तूफान आता है तो हमें अपनी सैटेलाइट वगैरह बंद करना पड़ते हैं, उनके ऑपरेशन बंद करना पड़ते हैं। अगर उस टाइम पे अगर हम अपने सैटेलाइट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बंद नहीं करेंगे
तो वो डिवाइसेस हमारे खराब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हमने पेलोड्स भेजे हैं, इन्हीं अध्ययन के लिए भेजे गए हैं कि जो 11 साल में तूफान आ रहे हैं या जब भी सौर तूफान आए या उसे हम प्रेडिक्ट कर सकें और अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बचा सकें, या जो भी सौर से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसकी हार्नेसिंग या एफिशिएंसी बढ़ा सकें। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। ठीक है सिद्धार्थ जी, जैसा आप कह रहे थे उस वक्त की कोई भी मिशन भेजा जाता है तो फ्यूचर के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए भेजा जाता है, तकरीबन 15-20 साल। लेकिन अगर हम क्योंकि समय कम है, हम इसी सोलर मिशन की बात करें, फ्यूचर में इससे हमको क्या फायदा हो सकता है, भारत को क्या फायदा हो सकता है, हमारे इस पूरी दुनिया को क्या फायदा हो सकता है इस मिशन से? एक मैं दूसरे आपके लिहाज से पूछ रहा हूं मैं कि आखिर क्या 20-25 साल के बाद हम कहां देखते हैं सोलर एनर्जी को, और इस मिशन की शुरुआत जो है वो कहां तक आगे जाएगी? इससे L1 के बाद हम और क्या अध्ययन कर सकते हैं और कहां तक हम जा सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने चर्चा के दौरान ध्यान दिया होगा, हमारे सब साथी यही बोल रहे हैं कि वी हैव टू हार्नेस दी सोलर एनर्जी, वी हैव टू हार्नेस इट। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी वी वांट टू हैव अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ व्हाट कॉल्ड पेट्रोल एंड डीजल, and we are working with that there should be electric lines and electric trains and electric vehicles, and everything should be there. We are going to electronics only, so we are finding alternate source of energy. And in some case we want to use solar also as an energy. Reason being कि petroleum products, जितने products energy है वो cost, we always go for cost benefit ratio, कि Indian economy, हर country की economy में cost benefit ratio बहुत लगता है। तो उसके एनर्जी के लिए हम इस समय हमारा मेन टारगेट होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक और सवाल ऐड करना चाहता हूं। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें, इलेक्ट्रिक कार की बात करें, उसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, और जो हम कुछ हम सोलर गाड़ियों की भी बात कर रहे हैं, हम बैटरी की बात कर रहे हैं, सोलर हम बाइक की बात कर रहे हैं। क्या वो जो बैटरी हम बनाएंगे, क्या इस अध्ययन के तहत उस बैटरी को, अगर हमारे पास कुछ अच्छा डेटा आ रहा है तो उस बैटरी के निर्माण में हम बेहतर हम चीज़ों को बदल सकते हैं, या बेहतर उसमें ऐसी चीज़ जोड़ सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके? इस अध्ययन से ये भी फायदा होगा जरूर? डेफिनेटली होगा साहब। अल्टीमेटली क्या है कि वी हैव टू बिकम एनर्जी कॉन्शियस, हमको एनर्जी कॉन्शियस होना पड़ेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अगर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी बिल्कुल अथाह है और इसका हमें इस्तेमाल करना है। इसको लेकर हमने इस मिशन को भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पूनम जी, सिद्धार्थ जी, सत्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आदित्य L1 हिंदुस्तान से निकल चुका है और अब सूरज की ओर अग्रसर है। L1 पॉइंट में वो तकरीबन 4 महीने में पहुंचेगा और इस बीच 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। 7 पेलोड्स हैं इस आदित्य L1 में, और सूरज की किरणें हैं, सौर तूफान है, और तमाम जो अध्ययन है वो आदित्य L1 इस मिशन में पूरा करेगा। लेकिन देखना होगा कि इससे हमारे भारत में किस तरह से तरक्की होती है और किस तरह से इस अध्ययन का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इतना तो तय है, आने वाली दुनिया में सोलर एनर्जी का बहुत महत्व रखता है, और इसी के तहत ये मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखना होगा कि कैसे जो हमें डेटा मिलेंगे उसका हम इस्तेमाल हमारे सोलर एनर्जी को और बेहतर इस्तेमाल करने में लगाएंगे। लेकिन वाकई बहुत खुशी की बात है कि भारत का एक और मिशन अग्रसर है सूरज की ओर। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।